जन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ओम शांति। आप में से कौन कौन है जो अभी नए आए हैं स्टूडेंट्स में, और सभी ने किया है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स पहले किया हुआ है? तो जैसे कि पहले भी हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हर साल ये कोर्स करते ही हैं और कुछ न्यू सीखने को मिलता है। अब की बार भी एक नए तरीके से एक्टिविटीज़ वाइज हम यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि पर्सनैलिटी होती क्या है। जैसे कि पर्सनैलिटी, जैसे किसी से हम बात करते हैं, हम उसकी 3 चीज़ों को देखते हैं सबसे पहले। एक, उसका ड्रेसअप कैसा है, उसकी ड्रेस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे जज करते हैं कि वो हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते। दूसरा, उनका बिहेवियर, वो फ्लेक्सिबल हैं या एटीट्यूड वाले हैं, उससे भी हम जज करते हैं। अगर सामने वाले का बिहेवियर बहुत फ्लेक्सिबल होता है तो हम उनको ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, इनके साथ फ्रेंडशिप करना अच्छा रहेगा। और तीसरा, उनके संस्कार, उनके अंदर जो उनकी विशेषताएँ हैं कि उनके संस्कार कैसे हैं, उनसे भी हम जज करते हैं। पर्सनैलिटी बनाई कैसे जाती है? कई लोग कहते हैं कि ये मेरी पर्सनैलिटी है। हम आउटर पर्सनैलिटी को तो ध्यान में रखते हैं कि मेरी आउटर पर्सनैलिटी मीन्स मेरा ड्रेस कैसा हो, मेरे शूज़ कैसे हों, मेरे हेयर स्टाइल कैसा हो। हम इन चीज़ों को देखते आए हैं आज तक कि मेरी हर चीज़ को, मेरा ऊपर का तरीका कैसा है, मैं सामने वाला मुझे देखे, फ़ोटो खींचे तो कैसा मेरा लुक आएगा। लेकिन हमने आज तक इनर पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनर पर्सनैलिटी मीन्स मेरे अंदर के संस्कार, मेरी विशेषताएँ, मेरी क्वालिटीज़ वो अच्छी होनी चाहिए। बाहर की विशेषताएँ तो अपने आप वो विशेष बन जाएगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के संस्कारों को जागृत करें, अपने अंदर विशेषताएँ लेके आएँ। अब कई लोग कह देते हैं कि ये तो मेरा नेचर है, कहीं कहते हैं ना लेट उठना, कई बच्चों में आदत होती है 7 बजे उठने की, 8 बजे उठने की, सोचते हैं ये तो मेरा नेचर है। नेचर कैसे बना? बनाने से बना ना, ये शुरू से तो नहीं था, वो तो हमारा धीरे-धीरे बनता है। जैसे पहले बना वैसे अब भी हम जल्दी उठने का नेचर बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। कहीं लूज़ हो जाते हैं, सोचते हैं जब काम होगा तब जल्दी उठ जाएँगे, लेकिन उस दिन भी हम लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे अगर हम उस चीज़ को आदत में लेके आ जाते हैं, वही हमारा संस्कार बन जाता है। लेकिन उसी को पर्सनैलिटी बोलते हैं। अगर हम उसको ये सोच लेते हैं कि टाइम पे उठ जाएँगे, कभी जब ज़रूरत होगी तब उठ जाएँगे, वो तो हमारी नेचर नहीं हुई, वो तो हमारी मजबूरी हुई। तो इसलिए अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना है, तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है एफ़र्ट्स, एफ़र्ट ज़रूरी हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी, जैसे कोई भी अगर घर में आप खाना बनाते हो या घर में पेरेंट्स बनाते हैं, तो देखते हैं कि अगर आप घर में बर्तन को खाना तो बना रहे हैं, लेकिन नीचे से साफ़ ना करें, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उसको साफ़ ना करें, तो वो काला पड़ जाएगा।
और फिर उसको साफ करने में भी उतनी ही मेहनत लगेगी, एक दिन में वो भी साफ नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार हमारे संस्कार भी डेली डेली बनते जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि मेरे अंदर कितनी कमियां आती जा रही हैं। और फिर जब हम उस चीज़ के प्रति जागृत होते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये तो मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, और फिर उसको चेंज करने में उतना ही टाइम लगता है। इसलिए पर्सनैलिटी बनाने से बनती है, उसके ऊपर ध्यान अटेंशन रखने से बनती है। अटेंशन ना रखें तो हम लेज़ी हो जाते हैं। और दूसरा, जब भी हम हर बात को, जैसे अभी समर कैंप करेंगे, इस चीज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो इस चीज़ में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम यहाँ जो चीज़ सीखेंगे, उस चीज़ को अपने घर में अप्लाई करें। दूसरा, इस चीज़ को सिर्फ़ एक स्पीच के रूप में ना लें, अपनी लाइफ़ में धारण करने के लिए भी सोचें कि ये जो बातें हम सुन रहे हैं, ये मेरी लाइफ़ में बहुत काम आने वाली हैं। मेरे लिए काम आने वाली हैं। स्कूल में स्टडी करते हैं, सिर्फ़ मार्क्स के लिए स्टडी करना ज़रूरी नहीं होता है। हमारी स्कूल में भी एक पर्सनैलिटी बनती है। जैसे टीचर सिर्फ़ हमारे मार्क्स से हमें जज नहीं करते, हमारे बिहेवियर को भी देखते हैं कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। सिर्फ़ वो अब्सेंट या प्रेज़ेंट को नहीं देखते कि वो आप कितना स्कूल में आए हो, कितने दिन आपने मिस किया है। वो हमारे बिहेवियर को भी देखते हैं कि हमने कितना परसेंट उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है, या आपस में भी जब हम बात करते हैं तो कैसा हमारा आपस में बातचीत का ढंग होता है, रवैया होता है। तो ये सब हमारी पर्सनैलिटी में आता है। तो पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए डेली सुबह-सुबह एक हमें टारगेट लेना होगा, छोटे-छोटे गोल बनाने होंगे। एक होता है बड़े-बड़े गोल बनाना, एक है छोटे-छोटे। बड़े गोल बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है छोटे गोल बनाना, क्योंकि जब हम छोटे गोल को अचीव करेंगे, उससे हमारे अंदर एक उमंग आएगा अगला गोल भी अचीव करने के लिए। तो इसलिए हम छोटे-छोटे गोल डेली बनाएँ कि आज मैंने ये अचीव करना है। अब जैसे बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, अब छुट्टियों में कई सोचते हैं कि बाद में काम कर लेंगे, स्कूल का होमवर्क कर लेंगे। जो स्कूल में लेसन मिलते हैं, शायद आप लोगों को भी मिले होंगे, 20 लेसन, 100 लेसन ऐसे मिलते हैं, और वो टीचर्स हमारे लिए इसलिए नहीं देते कि हमें कॉपी भरनी है। किस लिए देते हैं? हमारी राइटिंग अच्छी हो जाए, इसलिए देते हैं। दूसरा, हैबिट बनाने के लिए, क्योंकि नहीं तो 1 महीना हम काम नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, तो आदत छूट जाएगी, इसलिए वो देते हैं। इसलिए हर एक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टीचर्स हमें देते हैं, वो हमें सिर्फ़ काम पूरा करने के लिए नहीं देते, उसके अंदर कुछ और विशेषता होती है। उसके अंदर हमारी राइटिंग को भी अच्छा बनाने के लिए हो सकती है, दूसरा जैसे बोला हैबिट्स के लिए भी हो सकती है। तो इसलिए हर बात का हम ध्यान रखें और पर्सनैलिटी को अचीव करते रहें और डेवलप करते रहें। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स बीके रीना दीदी का, थोड़े ही शब्दों में कैसे पूरा किया कि छोटे छोटे एफर्ट टू चेंज आवर हैबिट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। डेली कोई भी एक अच्छी प्रैक्टिस, कोई भी, इसमें कोई बर्डन नहीं लो अपने ऊपर, पर रोज कोई चीज़ ऐसी ले लो कि ये मेरी पर्सनालिटी को चेंज करेगा। तो धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप करेंगे तो एक दिन अपने एक्चुअल गोल को भी हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, अभी हम अगला हमारे बीच में हमारी छोटी सी माही है जो आपको डांस करके दिखाएगी। बहुत ही सुंदर गीत है जिसका नाम है सर पर हिमालय का चक्र, है ना। आ जाओ माही, ये हमारी यहाँ की रेगुलर स्टूडेंट है। देखो मेडिटेशन भी करती है, स्कूल भी जाती है, और कितनी छोटी है ना। जय भारती वंदे
हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है। हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। ये आदि अनादि शब्द ओम है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने, गीता सुनाई जहाँ शाम ने। वो गीता सुनाई जहाँ शाम ने। पावन बनाया चारों धाम ने। ओ, पावन बनाया चारों धाम ने। स्वर्ग भी न जाए जिसके सामने। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है। हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत थैंक्स। इधर दीदी से अपनी एक छोटी सी प्राइज भी ले लो। ये कभी भी नो नहीं करती है ये कब, है ना। बहुत बहुत थैंक्स माही का, हमारे को इतना प्यारा डांस दिखाया। अभी हमारे बीच में लेफ्टिनेंट कर्नल जगतार सिंह मुल्तानी जी भाई जी हैं आए हुए, जिन्होंने अपने 33 वर्ष 33 वर्ष की सर्विस एज अ आर्मी ऑफिसर अपनी जीवन दी है। और मैं इनका बायोडेटा देख रही थी। लुबाना फैमिली में इन्होंने जन्म लिया। अपनी बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अभी प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल सिख कॉन्फेडरेशन में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और 1996 से
बहुत सारे सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, बाहर भी जाते रहते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे बीच में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनकी सेवाओं का और हमें भी पता चले। ओम शांति। आज आप लोगों ने बैठकर मन को वो खुशी मिल रही है जो आज से 30 साल पहले जब उस दिन मैंने आर्मी से रिटायरमेंट हुआ था मेरा, तो उस दिन ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, बहनें, भाई इकट्ठे होकर मेरे को बधाई दे रहे थे। तो उसके बाद आके चंडीगढ़ में बसे। मैं दीदी से 2002 में मिला था पहली बार। उसके बाद में इन्होंने इतना प्यार दिया कि उस दिन से लेकर अभी तक भी हमारी एसोसिएशन उतनी है। हाँ, कई बार हम अपने में बिजी हो जाते हैं, पर दीदी फिर बोलती है, भाई आप भूल गए क्या? नहीं नहीं, हम नहीं भूले, हम आपके साथ में हैं दीदी। और ये जो काम जैसे हमारे बच्चों को आज लाकर ये जो सिखलाई दी जा रही है, जो बच्चों को अपने मन से और तन से दोनों को जोड़ने का काम, जो अभी बहन ने आपको बताया कि पर्सनैलिटी कैसे बनती है, यही पर्सनैलिटी आपको आगे जाके लेके आपके जीवन काल में आपको बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो होते हुए आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे। ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हो, ऐसे हमारे एक टीचर थे, वो कहने लगे कि अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाओगे तो आपको क्या क्या सेवाएं मिलेंगी। मैं आपको 3 चीज़ें सिर्फ बतलाता हूँ। कहते कि आपके जूते पॉलिश होके आपके सामने होंगे और जो आपके मोजे हैं ना उसको भी आधा मोड़ के रखा हो जाएगा किसी से, और वो जब आप पहनना होगा तो सीधा ऐसे करके पहन लोगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, आप जिस टेबल पे खाओगे, खाना खाने के लिए जाओगे, उस टेबल पे आपको आपकी प्लेट में क्या चीज़ नहीं है उसका फ़िक्र किसी और को होगा, आपको नहीं होगा। उसके बाद में जो आपको ड्रेस मिलेगी, सारे ही कैंडिडेट्स जो हैं वो एक जैसी ड्रेस पहनेंगे। उसी के लिए हम आर्मी की यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, सारे एक जैसा पहनते हैं। फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे कई बार माँ को बोलेंगे, मैंने ये भिंडी नहीं खानी, मैंने ये कद्दू की सब्जी नहीं खानी, मैंने ये दाल मेरे को अच्छी नहीं लगती। पर यूनिफॉर्म जिस दिन आपने पहन ली बेटा, उस दिन जो आपकी प्लेट में आएगा उसको भगवान का प्रसाद समझ लीजिए, आपको खाना ही पड़ेगा। उससे आप पहली जो सेक्रीफाइस होती है आपकी आर्मी में जाने से, कि आपका कोई टेस्ट नहीं है, सब चीज़ें आपको टेस्टफुल लगेंगी। पहली सेक्रीफाइस ये हुई कि घर में हम नखरा कर सकते हैं, माँ को बोल सकते हैं माँ ये मत बनाओ हम नहीं खाए, पर वहाँ कोई आपको चॉइस नहीं देगा। जो आपकी यूनिफॉर्म में सब मिलेगी वो आपको खाना पड़ेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो अभी बहन बोल रही थी कि सुबह 5 बजे सबको उठना ही पड़ेगा। जब तक आप सुबह नहीं उठोगे, परेड पे नहीं जाओगे, दूसरा पीटी के लिए नहीं जाओगे, तो आप फिर आर्मी के फिट नहीं रहते। आपको सबसे पहले फिटनेस दिखानी है बॉडी की कि मैं सुबह 5 बजे उठ के, उसमें ट्रेनिंग में कुछ ऐसे परीक्षक प्रश्न रखते हैं कि आपको 10 मील इतनी देर में दौड़ना है, 2 मील इतनी दौड़ में इतनी टाइम में दौड़ना है, इतनी दीवार आपको फांदनी है। ये सारे जो हैं आपको सिखाए जाते हैं। और जाने से पहले भी आपके कुछ टेस्ट होते हैं कि आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते। सबसे बड़ी चेंज जो हमने रिटायरमेंट के बाद देखी है वो है
कि लड़कियों को भी आर्मी में ये कंधे से कंधा मिला के काम करने का आज मौका है। अभी एनडीए जो है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, अभी उसमें 150 बच्चे लिए जाते हैं। 150 में से अभी 30 के करीब लेडीज़ की सीटें रख दी गई हैं। वो पूरी ट्रेनिंग करेंगी, उसमें ट्रेनिंग के बाद में अफसर बनेंगी, और अफसर बन के आपने देखा है ना कि वो सिंदूर के एक्शन के बाद 2 लेडीज़, एक एयरफोर्स की और एक आर्मी की, दोनों ने मिलके आपको बतलाया कि हमारा क्या हो रहा है। देखिए वो लेफ्टिनेंट कर्नल और वो विंग कमांडर जो थी लड़की, कितनी पर्सनैलिटी है उनकी और कितनी आवाज़ है पूरी दुनिया में। अगर आपने अपने आप को करना है तो एक आर्मी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैक्सिमम सेक्रीफाइस और मैक्सिमम आपको उसमें रहने की जो क्या बोलते हैं शान शौकत है, वो आपको मिलेगी। इसलिए जब वो शान शौकत लेनी है, ये जो करना है, तो उसके लिए आपको बच्चों एक रोल मॉडल बनाना है कि मैं किस जैसा बनना है। वो हो सकता है अभी कि वो आर्मी का जनरल आपको प्रभावित करे, आर्मी के कर्नल करें, या आर्मी का एक सिपाही भी जो है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक अफसर है। ये नहीं है कि आर्मी जो है एक कलेक्टिव एफर्ट्स हैं जो पूरी करते हैं। कलेक्टिव एफर्ट में भी एक इन्फेंट्री है, एक इंजीनियर्स हैं जो आपको रास्ता देते हैं, एक ईएमई है जो आपकी गाड़ियाँ ठीक करती है, एक आपको पीछे क्लर्क बैठे हुए हैं जो आपका हिसाब किताब रखते हैं, एक लंगर का भी कमांडर होता है जो आपका खाने का देखता है। ऐसे करके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी जिसमें आपको सारी तरह का बनने का चांस मिलता है। अभी एक और बात है, एक आर्मी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी 3 जनरेशन को देखती है। बहुतों को ये पता नहीं होगा कि 3 जनरेशन को कैसे देखते हैं। ऐसा है कि मैं अकेला, जब मैं आर्मी में चला गया, उस दिन से मेरे डिपेंडेंट पेरेंट्स जो हैं दोनों, जो मेडिकल जो अदर फैसिलिटीज़ मेरे को मिलनी है, जिस रैंक में मैं हूँ उसी रैंक में उसको फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का पास भी मेरे पेरेंट्स को भी मिलना है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप में शादी होती है, तो मेरा जो पार्टनर है, जो मेरी बेटर हाफ है, उसको भी ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो जब तक वो है। उसके बाद अभी आपकी फैमिली एक्सपेंड होगी, बच्चे होंगे। जो बच्चे हैं उनको भी 21 साल तक जो बाप को मिलता है वो बच्चों को भी मिलता है आर्मी में रह के। आर्मी में रह के बच्चों को 21 साल तक जो बेटा है उसको लुक आफ्टर करते हैं। बेटी जब तक उसकी शादी नहीं होती, शी डिपेंडेंट ऑन द फादर। सो ये एक 3 जनरेशन होगी। एक पीछे अपने माँ बाप का हो गया, एक हमारे आगे आने वाली संतान का हो गया, एक हमारे पार्टनर का हो गया। तो 3 जनरेशन को जो देखती है, ये एक आर्मी की सर्विस है। अभी ये तो है जो हमको मिलता है, अभी हम देते क्या हैं उसमें भी आए ज़रा। बात ये है कि आर्मी में ये नहीं है कि लड़ाई के टाइम पे ही सेक्रीफाइस करनी है, नहीं, ये एक कंटिन्यू ही है, आप सेक्रीफाइस करते ही रहेंगे। कैसे? मैं आपको अपनी, अभी मैं जो भी बोलूँगा मैं हड्डबीती से बोलूँगा, जो मेरे साथ गुजरा है मैं वही आपको बतलाऊँगा। अभी मेरी भांजी की शादी थी यहाँ चंडीगढ़ में, तो हमारी यूनिट की एडवांस पार्टी जानी थी। पहले नहीं मेरे को बतलाया गया, 2 दिन पहले बतलाया गया। उधर मेरी भांजी की आ रही थी बारात, और मैं रेलवे स्टेशन पे एडवांस पार्टी लेके जा रहा था। ये कोई और कोई होता तो कहता जी मैं कल चला जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, पर ये नहीं। आपको जहाँ भी आपको ऑर्डर मिलता है वो गलत है सही है, आपको मूव करना पड़ेगा। ठीक है तो ठीक ही है, अगर गलत है तो आप करने के बाद में फिर बोलेंगे कि जी ये मेरे को गलत आपने ऑर्डर दिया, वो भी आपके बराबर वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को नहीं बोलते। दूसरी चीज़, कई बोलते हैं
कि सिर्फ लड़ाई के टाइम पे हमने 65 की लड़ाई देखी, 1965 की। उस टाइम पे मेरी पोस्टिंग गैंगटॉक सिक्किम में थी, तो सिक्किम में वो तो नहीं हुआ, पर ये था कि हम एवरीबॉडी वाज ऑन अलर्ट। मैं छुट्टी पे था, चिट्ठी आई, सब फौजी अपनी अपनी उसमें चले जाओ यूनिट में। तो हम यूनिट में पहुंच गए, तो यूनिट वहीं थी क्योंकि वो भी बॉर्डर देखना था, इसलिए हमारी ड्यूटी वहाँ रही। पर 71 की जब लड़ाई हुई तो हम बांग्लादेश में थे। बांग्लादेश में जाके देखा, हमारे साथी ऐसे एक आके अपना उसने तो स्टेपिंग की हवाई जहाज ने, तो सब लोग नीचे उसमें गड्ढों में हो जाते हैं या लेट जाते हैं, तो हम भी लेट गए। तो जो एक गड्ढे में एक बम गिरा, जो गड्ढे में घुसे होते बेचारे पांचों के पांचों मारे। ये जब कोई मरता है तो फिर उस टाइम पे ये नहीं होता कि हमारा हौसले में कोई फ़र्क आ जाए। ये पार्ट ऑफ द गेम है। जब हम लड़ाई में जाएंगे, अगर हम दुश्मन का नुकसान करेंगे तो हमारा भी कुछ ना कुछ होगा। ये ज़रूरत है कि जो अंदर की स्पिरिट है, जैसे ने दीदी ने बताया कि अंदर के मन को तगड़ा करना है, अंदर के मन को वो करना है, वो फौज में वही सिखाया जाता है कि अंदर का मन जो है, अभी हौसला नहीं आना, उसने 5 मारे, अभी हम 10 मारेंगे। ऐसा करके फिर आपको उसका जो हौसला है वो बना रहता है। अभी मैं एक स्कूल में लेक्चर देने गया बच्चों के साथ ही, तो एक बच्ची ने मेरे से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। कहने लगी, सर मेरे को एक चीज़ बतलाओ, कभी आर्मी में रहते हुए आपको ये लगा हो कि यार मैंने क्यों आर्मी ज्वाइन कर, कोई इतना किसी चीज़ से दुख हुआ हो तो वो मेरे को बतलाओ कि ऐसी चीज़ कब हुई। मेरी लास्ट बट वन पोस्टिंग जो थी वो बठिंडा में थी। तो बठिंडा से जब मेरे तीनों बच्चे, एक डिक्शई में पढ़ रहा था, एक मेरठ में पढ़ रहा था, एक बेंगलोर में पढ़ रहा था। बेंगलोर वाली टेक्निकल में अपना बीटेक में फाइनल में थी, बेटी एक होटल मैनेजमेंट कर रही थी, एक बेटा 12th में था। मेरी पोस्टिंग 91 में होनी थी। तो मैं जाके आर्मी हेडक्वार्टर में बोला, भाई मेरे तीनों बच्चे अभी जवान हो रहे हैं, मेरे को या तो चंडीगढ़ पोस्टिंग दे दो जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरे को बठिंडा में ही रहने दो, जहाँ मेरे को बेंगलोर दे दो जहाँ मेरी एक बेटी है, ताकि मेरी 3 से जो 4 से मेरी इस्टेब्लिशमेंट एक कम हो जाएगी। तो आपको तजुब होगा, आपको हैरानगी होगी कि मेरी पोस्टिंग आई मद्रास। ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा सा मन को लगा, फिर मैंने बोला नहीं अभी मेरी सर्विस पूरी हो गई है, पेपर पुट अप कर देते हैं। पर ये नहीं है हमको पता कि जो भगवान करता है वो जो देता है, जो हमको चाहिए वो देता है, जो हम मांगते हैं वो नहीं देता। ठीक है ना, उसको पता है कि इसको अब क्या चीज़ की ज़रूरत है। हर बाप को, हर माँ को पता है मेरे बेटे को, मेरी बेटी को क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो हम आर्मी हेडक्वार्टर में जाके उनसे बोल के तो आ गए कि भाई तुम्हारा जो काम है भाई ठीक नहीं है, एनीवे हम जाएंगे। हम वहाँ चले गए। आप मानेंगे नहीं कि 6 महीने मेरी बीवी जो कि पढ़ा रही थी आर्मी स्कूल में, वो बठिंडा में, मैं मद्रास में, बेटा डिक्शई में, एक बेटी मेरठ में, एक बेटी बेंगलोर में। ये देखते हुए तो हमने कहा भाई ठीक है, ये आर्मी हमने अपनी चॉइस से ली है, किसी की चॉइस से नहीं थोपी गई हमारे ऊपर। पर ये हुआ कि 92 की मई में मेरे सारे बच्चे मेरे पास आ गए। सारे, इसने 12th कर ली, वो भी आ गया, बड़ी बेटी का बीटेक पूरा हो गया, छोटी बेटी का वो हो गया। और मद्रास में रह के तीनों बच्चे मेरे 3 साल में अच्छी तरह से, एक एयर होस्टेस बन गई, एक मैनेजर बन गई टाटा में, एक इस तरह करके सारे बच्चे। तब हमने सोचा कि देखो ये भगवान जो है ना, जो हमें चाहिए था वो दिया। ठीक है, हमें नहीं पता चला था कि कैसे करना है। और ऐसे करके आर्मी से जब रिटायर हुए, फिर आए, आके अभी 30 साल मेरे को रिटायरमेंट के हो गए, 30 ईयर्स। और ये जो आर्मी की सर्विस है, ये जो रेगुलेटेड लाइफ है, जो जिसको जीने का सिखाते हैं, उससे हमेशा लंबी उम्र का आपको भगवान से तोहफा मिलता है।
अभी हम देखते हैं कि जो हमारे से 10-10 साल छोटे हैं, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से उठ पाते हैं, जाके काम करते हैं। अभी भी हम अपने 2 एनजीओ चला रहे हैं। दीदी भी हमारी मदद करती हैं कभी-कभी आके, हमारे सिर पे हाथ रखती हैं कि चलो ये बहुत अच्छा हो रहा है। अभी उसमें हम कितने ही गाँव हैं जिन्हों में हमने होमवर्क ट्यूशन सेंटर खोले हुए हैं फ्री। उन बच्चों को जिनके माँ-बाप को अवेयरनेस नहीं है, जिनके माँ-बाप के पास पैसे नहीं हैं ट्यूशन पढ़ाने के, ठीक है? उन बच्चों को जाके देखते हैं हम, जाके करते हैं। आज 500 बच्चा हमारे पास है। हमें इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। ये सब मैं देखिए पहले मैं इतना सीरियस नहीं था। बहन जी ने पकड़ के मेरे को कोर्स करवाया था। 2 बार मेरे को लेके गई वहाँ पे अपना माउंट आबू, हैं। तीसरी बार कह रही हैं पर मेरा मन अभी बना नहीं है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ आए हैं लेफ्टिनेंट दुबे, जिनका आपने आवाज़ सुनी थी। खड़े होइए ज़रा दर्शन दीजिए। ये लेफ्टिनेंट दुबे हैं, ये बहुत माहिर हैं अपने काम में, और इनकी भी 30 साल से ऊपर सर्विस हो गई है। सर्विस करके हैं 24 साल करके ये वापस आ गए हैं अपना, ठीक। हाँ 34 30 सॉरी 34 ईयर्स सर्विस करके ये अभी देखिए ऐसे हैं। आज भी भर्ती होने जाएंगे तो इनको कर लेंगे। बैठिए। इनके भी जो बच्चे हैं बहुत अच्छी, 2 लड़कियां हैं, दोनों प्रोफेसर हैं। बेटा है वो भी नौकरी कर रहा है। आर्मी में रह के जो बच्चे हैं, अगली हमारी जनरेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह से आ रही है। इसीलिए पर ये है कि अभी 2 चीज़ों ने आर्मी में जाने का बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। एक, हमारे बच्चों में वो फिजिकल फिटनेस जो है वो नहीं दिखाई दे रही। ये कोकड़े मोकड़े खा के है, दिल घी खाने को दिल नहीं है, मलाई में मुंह में आ जाए तो थूक देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, ये बच्चों को शुरू से मलाई खाना सिखाइए, तभी बच्चे तगड़े होंगे। आपको मालूम है कि जो हमारी दादियाँ थी, वो क्या करती थी, सुबह हमारे को ऐसे पकड़ के मुंह में ठूस देना है मक्खन, नहीं बाहर नहीं निकालेगा तो ऐसे ही करेगा। तो वो जो सही पौष्टिक खुराक है ना, वो बच्चों को दीजिए। और दूसरा, ये जो हमारा खेल का हो गया है, खेल हम बिस्तरे पे ही करते हैं, इस पे ये क्या मोबाइल के ऊपर, ये नहीं है। ऐसा नहीं, बच्चों को खेलने के लिए बाहर निकालो। ज़रूर है कि दूसरा, तीसरी चीज़ जो मैं कहने लगा हूँ माता लोगों को, कि यहाँ भी देखते हैं हम, हमारी लड़कियाँ 60% बैठी हैं, लड़के 40% हो गए अगर रेशो में लें तो। हमारे जो सत श्री अकाल जी, लड़कियाँ जो हैं वो बहुत आगे निकल रही हैं, लड़के जो हैं वो बहुत पीछे रह रहे हैं। ये 90% इसका जो श्रेय है ना ठीक होने का, वो माता लोगों को है। बाप बोलेगा, मेरे बच्चे को कहती थी मेरी वाइफ कि आप तो एक क्लर्क के बेटे थे, ये एक अफसर का बेटा है, इसको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं क्या, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। लाइन में लगेगा, अपना सर्टिफिकेट आप बनाएगा। मेरे सिर पे कि जी मैं कर्नल मुल्तानी का लड़का हूँ, इसलिए अगर वो सीधा भी चला जाएगा उसका काम तो हो जाएगा। पर नहीं, जब तक आप लाइन में लग के बच्चों को मेहनत करके कोई चीज़ लेने का नहीं सिखाओगे, ऐसे ही दे दोगे, तो बच्चे फिर ऐसे ही सबसे मांगेंगे, वो ठीक बात नहीं होगी। परवरिश में आर्मी की सेक्रीफाइस जो है, देखिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, एसी में बैठ के भी 2 घंटे के बाद में हम ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। जो बेचारे बर्फ़ में -20 डिग्री में अपना ड्यूटी दे रहे हैं, उनका देखिए। आज हमारे सिविल में पिताजी 10 दिन के लिए बाहर चले जाएं तो माता को रोज़ बोलना पड़ता है, आने दे तेरे पिताजी को, मैं ये बतलाऊंगी, मैं वो बतलाऊंगी। वो बेचारी लेडीज जिनके घर वाले 8-8 महीने
घर में नहीं आते, उनको अपना घर सँभालने में, अपने बच्चों को पालने में कितनी तकलीफ़ होगी, ये लेडीज़ तो समझ सकती हैं, जेंट्स नहीं समझ सकते, ठीक है? ये है कि आप जितना भी उनके साथ अगर कोई आपको मिलते हैं तो उनके साथ आपको बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि वो लेडीज़ की जो सैक्रिफ़ाइस है वो किसी को गिनती में नहीं आती, ठीक है? जो सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर बने हुए हैं यहाँ 28 सेक्टर में, जहाँ जिनके हस्बैंड बाहर आगे फ्रंट पे हैं, उनके लिए यहाँ घर बने हुए हैं, पर वो भी 10% को मिलते हैं, बाकी अपने गांव घरों में जहाँ भी हैं वो रहती हैं। उनका जो जीना है वो कितना मुश्किल है, उनके बच्चों का जो आगे बढ़ना है। अभी हम कहते हैं ना, बाप और माँ दोनों का जब तक साथ नहीं होगा, बच्चों की पर्सनैलिटी में वो जो शाइनिंग है ना वो नहीं आती। बन तो जाएगी, ये कोई बात नहीं है, पर वो जो बिहेवियर क्लासेज होती हैं उसमें उनको बड़ी तकलीफ़ होती है बच्चों को ऊपर करना। हाँ, अभी हमने देखा है कि हमारे जवानों के बच्चे अभी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमारे जवान पहले रैंक में सिपाही भर्ती होते हैं, नायक बनते हैं, हवलदार बनते हैं, उसके बाद नायब सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर। जो सूबेदार में या सूबेदार मेजर में जो भी अच्छे काम करते हैं, उनको आगे लेफ्टिनेंट का ओहदा भी मिलता है, जैसे अपने लेफ्टिनेंट दुबे साहब को मिला है। ये अभी 15 अगस्त को इनको मिला था, 26 जनवरी को मिला है, 26 जनवरी को इनका अनाउंसमेंट आया था, इनका मिला है। ये हमारे एनजीओ में अपना वॉलंटियर काम करते हैं हमारे साथ में, और जो काम दे दिया उसको फिर मेरे को फ़िक्र नहीं है, पूछने का भी नहीं है, वो कंप्लीट ही होगा, ठीक है? कोई ऐसी बात नहीं है, 90% 99% कंप्लीट होगा। इससे करके बच्चों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। अपने देश जैसा देश कोई नहीं है। भारत में हर एक मौसम आप ढाते हो। आप सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, बसंत आती है, पतझड़ आती है, सब ये जो चारों मौसम हैं, किसी किसी कंट्री में ये मिलते हैं। आप इंग्लैंड में चले जाइए, सारे साल ही ठंडी रहती है, उसमें गर्मी आती नहीं है। आजकल कल गर्मी अच्छी थी, पसीना आया सुबह सैर करके, आज भी। तो ये जो है, ये भगवान की एक बहुत बड़ी देन है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। और तन मन, अगर जब किसी ने सेवा करनी है तो हमारे गुरुओं ने तन मन और धन, धन सबसे पीछे रखा है ना। सबसे पहली है तन की सेवा, जो आप हाथ से झाड़ू लगाना या आके कुछ ठीक करना। उसके बाद है मन की सेवा। मन की सेवा है जो मेरे को ज्ञान है, जो मैंने सीखा है, वो मैं दूसरों में बांटूं और दूसरों को बतलाऊं। जैसे एक बच्चा है, दोनों क्लासमेट हैं, वो एक दूसरे को पढ़ने में मदद कर सकते हैं, इसको आता है वो सिखाए, उसको आता है वो सिखाए। ये मन की सेवा है। और धन की सेवा है, वो तो भाई बहुत लोगों के पास बहुत पड़ा है। बैंक में रख के बड़े खुश होते हैं हम, बैंक उसका इस्तेमाल करने में हमें तकलीफ होती है, कहीं दान देने में हमको तकलीफ होती है, कहीं ये जो है कि जोड़ जोड़ के हम रखते जाएंगे, वो हटाने वाले ने जिस दिन उसके हाथ में आ गया वो एकदम ठीक कर देगा। तीसरी बात, सारे ही धर्म एक बराबर हैं। मेरी रेजिमेंट में मुसलमान भी हैं, मेरी रेजिमेंट में हिंदू भी हैं, मेरी रेजिमेंट में सिख भी हैं। 40% सिख, 40% हिंदू, 20% अदर इंडियन कास्ट। हमारा जो पूजा का स्थान होता है रेजिमेंट में, आप देखेंगे ऐसे करके, ऐसे ये बिल्डिंग है, ऐसे ही वो खिड़की से परली तरफ मस्जिद होगी, बीच में मंदिर होगा, उसके आगे गुरुद्वारा होगा। जब कोई भी रेजिमेंट का फंक्शन होगा, सारे बैठेंगे उसमें, अफसर भी बैठेंगे, जेसीओ भी बैठेंगे, सारे हमारे सिपाही भाई जो है सारे बैठेंगे। पहले हम मुसलमान को बोलेंगे आप पढ़िए, हम बैठे हैं आपके साथ। फिर बोलेंगे पंडित जी
अपना कथा सुनाएंगे और वो आरती होगी। उसके बाद में सरदारों का जो हमारा गुरुद्वारे का सिस्टम होता है, आनंद साहब का पाठ होगा, प्रसाद होगा। अगर हमारी इंडिया में सबको अपने अपने धर्म में पक्के रहो और दूसरे के धर्म को भी जानो और उसका रिस्पेक्ट करो, कोई दूरी नहीं है। अभी थोड़े दिन हुए हमने ये 4 स्कूलों के बच्चों को, 30-30 बच्चे 4 स्कूलों के लिए, कॉन्वेंट के भी लिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी, प्राइवेट स्कूल के लिए लेके पहले हम उनको चर्च में ले गए। चर्च में उन्होंने बतलाया कि ये देखिए ये यहाँ होता है। उसके बाद में हम उनको गुरुद्वारा में ले गए 19 वाले में। 19 वाले गुरुद्वारा के बाद में हम उनको 20 वाली मस्जिद में लेके गए अंदर। अंदर जाके मौलवी ने बतलाया कि हम कैसे कैसे करते हैं। उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया कि इस्लाम का मतलब शांति है, पर आज इस्लाम को दूसरे तरीके से भी देखा जाता है, क्योंकि हर धर्म में खराब आदमी है, किस में नहीं है, सब में है, सब में अच्छे आदमी भी हैं। तो उसके बाद में अभी क्या है कि इस्कॉन मंदिर में लेके गए। फिर हमने उन बच्चों को बोला कि आपने जो आज देखा है, आप उसमें एक छोटा पैरा लिख के दो। एक बच्ची ने ऐसा लिखा जो हमको अभी तक याद है कि जी सर, आज मैंने देखा है कि भगवान एक है और हम सब उसके डिफरेंट नाम लेते हैं और कोई फ़र्क नहीं है, सब सच बोलने को बोलते हैं। तो ऐसा ही हम सारे कह रहे हैं। और मैं एक बार फिर सब बच्चों का प्यार से सुनने का, कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करो, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। कुछ बच्चे जो हैं बड़ा ध्यान से सुनते हैं, कुछ बच्चे उनका थोड़ी देर के बाद में जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, कहीं और चला जाता है, कोई बात नहीं। इतना ही। आप सबका धन्यवाद, मेरी बहनों का धन्यवाद, भाइयों का धन्यवाद। हम चाहेंगे इस देश के लिए एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। हेलो, बहुत बहुत थैंक्स। बहुत सुंदर बात कि परमात्मा एक है और वो शिव है। शिव एक शक्ति है। अब मैं अपने बीच में बुलाना चाहूँगी फतेह भाई जी और कमलेश दीदी को, जो हमारे बीच में एक गीत सुनाएंगे और हम सबको मंत्र मुक्त करेंगे। आ जाइए। ओम शांति। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। है तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम हो भविष्य मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद ना होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद ना होवे ये बगीचा। इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये
त्याग शहीदों ने पाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता। भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के दौर पे ऐठी है ये दुनिया, एटम बमों के दौर पे ऐठी है ये दुनिया। बारूद के इस ढेर पे बैठी है ये दुनिया, बारूद के इस ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद। फिर बोलो, जय हिंद, जय हिंद। अभी मैं सुमन दीदी को आमंत्रित करूंगी कि वो भी अपने आशीर्वचन इस प्रोग्राम के लिए भी दें। और कल से जो शुरू हो रहा है बस सुमन दीदी जी पीके सेंटर बल्टाना के सेंटर इंचार्ज हैं और 23 वर्षों से अपनी गॉडली सर्विसेज में जुटे हुए हैं और अपनी प्रेरणादायक अपने महावाक्य रखेंगे हमारे बीच में। बीके सुमन दीदी। ओम शांति। थोड़ा सा स्माइल करके बोलेंगे ओम शांति। भाई भी बोलेंगे ओम शांति। स्माइल नहीं करी, थोड़ा सुस्त सुस्त, क्योंकि सोने का टाइम है ना, शायद अभी गर्मियों में इस समय कई लोग रेस्ट करते होंगे। अभी हम मुल्तानी भाई साहब से सुन रहे थे और हमारे बीच में मैं स्वागत करती हूँ हमारे कर्नल जसबीर सिंह संधू जी बैठे हैं। बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं कि ऐसी हालत में आप देख रहे हैं कि बेल्ट बंधी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है, फिर भी बुलाने पे आए। मैंने कहा भाई साहब आपने थोड़ी देर के लिए आना है, अभी लिफ्ट का प्रोविज़न है, हमारे पास लिफ्ट रखी हुई है, आप लिफ्ट से आ सकते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने के और बिल्कुल सहज भाव से मान गए। हमारे भाई गए थे भाई साहब के पास हाल चाल पूछने भी, साथ में इनको इनविटेशन देने भी। थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन पे भी बात की तो कहा बहन जी तबीयत नहीं थी, लेकिन आपके प्यार और स्नेह ने इतनी खींच थी कि मैं उठ के तैयार हो रहा हूँ और मैं आऊँगा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि निस्वार्थ प्यार हम बहनों का क्या देते हैं, हम इन भाइयों को क्या देते हैं। आप लोग मल्होत्रा जी बैठे हैं हमारे पास, यहाँ रेगुलर आते रहते हैं, बीच बीच में भी आते हैं, रेगुलर भी आते हैं। क्या देते हैं हम लोग? सिर्फ एक
ओम शांति शब्द है। ओम शांति बोलते हैं, मीठे भाव से बोलते हैं। तो जब भाई साहब सुना रहे थे कि आर्मी की बात, क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर में ही भी आर्मी का खून है। हमारे फादर साहब भी आर्मी से रिटायर थे। अभी तो शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन मुझे अभी सिक्किम जाने का मौका मिला। लास्ट ईयर गई थी मैं सिक्किम, तो नाथुला गई मैं। आपको याद होगा सन 65 की लड़ाई हुई थी उस साइड। सन 65 की लड़ाई चाइना के साथ हुई थी। तो हमारे पिताजी हमें सुनाया करते थे कि ऐसे ऐसे हमने कितने दिन वहाँ, पेड़ कहीं कहीं मिलते थे तो खाने को कुछ नहीं मिलता था, तो उस पेड़ की खाल जो थी ना, उसको उतार के खाया करते थे, पेड़ के पत्ते खाया करते थे। जो भाई साहब कह रहे थे ना, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कितना कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अन्न की वैल्यू, अन्न का महत्व उस दिन समझ आया जब भर्ती हुए थे, ज्वाइन किया था आर्मी को। तो क्या हमें बिस्किट मिलते थे, 2 खाए 10 फेंक दिए, 10 खाए 12 फेंक दिए, इम्पोर्टेंस नहीं थी। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आई तब समझ आया अन्न का महत्व क्या होता है। जब अन्न नहीं मिलता तो शरीर नहीं चलता। जब अन्न पेट में नहीं जाता, तो अंदर लग रहा था कि वही सीन जब वो सुनाया करते थे कि कैसे कितने कितने किलोमीटर पहाड़ी पे जाया करते थे, पैदल जाया करते थे, और कैसे कैसे दुश्मनों का सामना करते थे। तो 65 की लड़ाई लड़ने के बाद में मेरे ख्याल से 69 या 70 में वो रिटायर हो गए थे। तो रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने जो भी किया, लेकिन वो सुनाते थे और हमारे में जोश आता था। आज भी जब ये राष्ट्रीय गान बजता है, नेशनल एंथम बजता है, अंदर एक अजीब सी खुशी होती है, रोम रोम जैसे खुश हो जाता है। लगता है कितना गौरव और सम्मान का अंदर फीलिंग होती है। मुझे वो दिन याद है जब 26 जनवरी होती थी। छोटे बच्चे होते थे हम पहाड़ों में, तो 26 जनवरी देखने के बाद पहाड़ों पे जाना, तो वैसे ही परेड करनी शुरू कर देनी बच्चों ने। तो लोग देखते थे, देखो ये कैसे परेड करे पहाड़ों पे, ऐसे खेतों में जा करके। लेकिन वो पार्ट था, वो भी एक था। लेकिन आज हम यहाँ पे सोशल सर्विस कर रहे हैं, वो भी अच्छा लगता है कि आप जैसे भाइयों के साथ मिलना होता है हम लोगों का। और एक छोटा सा प्रयास हमने किया। मंगलवार, लास्ट जो मंगलवार था, ट्यूसडे था, उस दिन एक तिरंगा यात्रा निकाली। आप लोगों को किसी को पता होगा, तिरंगा यात्रा निकाली। और उसी दिन ये संकल्प आया, थॉट आया कि हमने अपने जो हमारे वीर जवान भाई हैं आर्मी के, चाहे वर्किंग हो चाहे रिटायर हो, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी अपने देश के लिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। तो यहाँ जो भाई बहन आते हैं उनके साथ शेयर किया कि हम ऐसा कुछ करें। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एग्री किया कि हाँ करना चाहिए। तो बहुतों को हमने लेटर भेजा, हमारे जगपाल भाई साहब हैं उन्होंने, और भी हमारे भाई बहन उन्होंने मिल करके। तो कईयों का रिस्पांस तो अच्छा आया, और कईयों ने कहा ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों के बारे में लोगों की भावना ही अलग है। लोग सोचते हैं उनके पास जाने से वो हमें भी सन्यासी बना लेंगी, वो हमें भी अपनी तरह बना लेंगी, वो हमें भी वहां रख लेंगी, हम घर गृहस्थ के घर गृहस्थ के नहीं रहेंगे, हम परिवार से अलग हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये भाई भी तो आपकी तरह ही हैं, जो बैठे हैं भाई बहन ये भी तो आपकी तरह है। लेकिन ब्रह्मा कुमारियां घर नहीं छुड़ाती, ब्रह्मा कुमारियां जीने का तरीका बताती हैं। जो आज हम जीने का तरीका भूल गए हैं, वो ब्रह्मा कुमारियां बताती हैं। आज हम बच्चों के लिए फॉर्म्स भेज रहे हैं कि आप आके ये समर कैंप कीजिए। उनके लिए बहुत अच्छे टॉपिक आपके पास आए होंगे। हमने किया पॉजिटिव हैबिट्स। हम उनको वो पुरानी हैबिट्स जो भाई साहब ने कहा कि आज हम क्या खा रहे हैं, पुरानी हैबिट्स के बारे में बताएंगे। वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज, आप एक्टिविटीज तो करते हैं लेकिन उसमें वैल्यूज नहीं होते हैं। योगा एंड मेडिटेशन, आप योगा तो करते हैं, शरीर को तो ठीक रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो शरीर को चला रही शक्ति उसको कौन ठीक रखेगा, वो है मेडिटेशन। कंसंट्रेशन टिप्स,
आज सबके अंदर सब कहते हैं कि जो हमारा मन एकाग्र नहीं होता। फिर डिजिटल वेलनेस, आज हम डिजिटल जमाने में जी रहे हैं, लेकिन वो जीते जीते क्या हुआ कि हम आज मालिक होने के बावजूद हम नौकर बन गए। डिजिटल के हम नौकर बने हुए हैं, गुलाम बन गए। हमारे चंडीगढ़ में एक म्यूजियम में एक मॉडल बनाया हुआ है कि 6 फुट का इतना बड़ा ऊंट, उसको एक छोटी सी चूहिया खींच के ले जा रही है। अब 6 फुट का इंसान और उसको छोटा सा मोबाइल, छोटे से जो आपके पास जो भी डिजिटल चीजें वो खींच के ले जा रही है, हम उनको छोड़ नहीं सकते। आज सबसे बड़ी बीमारी बन गई है ये, सबसे बड़ी गुलामी बन गई है। आज कौन कहता है हम आजाद हैं? कौन कहते हैं हम आजाद हैं? मन से सभी स्वतंत्र हैं, सभी आज हम गुलाम हुए बैठे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट नेक्स्ट टॉपिक है, और लास्ट है मोटिवेशन। तो ये 7 टॉपिक्स हम उनको ये नहीं बताएंगे कि भैया आप यहाँ आके रहो, हमारी तरह बनिए। आप सोचिए, आपकी तरह फौज में सारे गए क्या? कोई चुना हुआ गया। देशभक्त जो हमारे भगत सिंह जी थे, कौन बना? एक ही बना। चंद्रशेखर आजाद कौन बना? कोई कोई बना। तो ऐसे ही आप ये सोचिए, मेरी तरह सारे बन जाएंगे, सारे बनने वाले नहीं है। ये तो किसी किसी में ताकत है, लेकिन हम कहते हैं मेरी तरह मत बनिए, कम से कम जीना तो सलीके से सीख लीजिए। आज 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो पास्ट में जी रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फ्यूचर में जी रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो प्रेजेंट में जी रहे हैं। कुछ है जो फ्यूचर को रो रहे हैं, हमारे जमाने ये होता था, हमारे जमाने ये होता था। हम आगे, वो दादे जो है ना, कहते दादे दादी फ्यूचर में पास्ट में जी रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे जमाने ये होता था। और जो बीच की जनरेशन है, माँ बाप है बेचारे, ना वो फ्यूचर में है ना वो पास्ट में है, और प्रेजेंट तो बिल्कुल ही खराब है उनका। तो आप सोचिए, ये जो आप डिजिटल देखते हैं ना, ये आपको फ्यूचर के लिए बड़े बड़े सपने दिखाता है, लेकिन वो सपने देखने से पूरे नहीं होते। उन सपनों को देखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ बलिदान देना पड़ेगा। कुछ हमें, जैसे कहा मॉर्निंग उठना, हमारे डिसिप्लिन होना चाहिए। आज डिसिप्लिन में रहना किसको पसंद है? मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को डिसिप्लिन में रहना पसंद है किसी को पसंद? नो। आज कितने लोग, मेरे को कहते हुए शर्म आती है, कितने लोग हैं जो मैरिज आज इसीलिए नहीं कराते क्योंकि डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, किसी की माननी पड़ेगी। क्या हो गया? हमारे प्रदीप जी ने बहुत अच्छा ही भजन गाया था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जानवर नहीं बदला, पक्षी नहीं बदले, हम लोग बदल गए। हमने कौन सी पद्धति को अपना लिया? मैं आज, हमारा हेडक्वार्टर है माउंट आबू जाती हूँ, जो दूसरे देश के लोग हैं, दूसरी कंट्रीज के लोग हैं, वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। आप जाके देखिए उन विदेशियों को, हमारी तरह सफेद पूरी ड्रेस पहनी हुई है, भाइयों ने कुर्ता पजामा और बहनों ने साड़ी, नहीं तो सलवार कमीज। आज देखिए हमारे भारतीयों को क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ गई हमारी भारतीय सभ्यता? जिस भारत में विदेशी लोग आकर के नंगे पांव चलने के लिए बाध्य हो जाते थे कि ये धरती पूजनीय योग्य है, आज उस धरती पे रहने वाले लोग कैसे बन गए? हमें बदलना पड़ेगा। हम नहीं बदलेंगे, समय बदलेगा। समय ऐसा आ रहा है, इसलिए ब्रह्मा कुमारियां जीने का तरीका बताती हैं कि भैया जीना कैसे है, आपको चलना कैसे है। जैसे भाई साहब ने कहा कि आप एनजीओ चलाते हैं, मैं जाती हूँ बीच बीच में, जैसे जैसे भाई साहब हमें इनवाइट करते हैं मैं जाती हूँ। लेकिन ये भाई साहब हैं, ठीक है, आप भी चलाते होंगे। कई लोग हमारे से पूछते हैं आप क्या सोशल सर्विस करते हैं? ये राजयोग मेडिटेशन कराने से पेट नहीं भरता। मैं कहती हूँ सही है, पेट नहीं भरता है, चलाने से पेट नहीं भरता, मेडिटेशन करने से पेट नहीं भरता।
तो मैंने कहा आप लोग क्या करते हैं? हम लोग कंबल देते हैं, फिर साथ में रोटी भी देते हैं, साथ में कपड़ा भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छा करते हैं आप उनको चलना सिखाते हैं, आप उनको चलना सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमारियां उनको दिशा देती है, किस दिशा में चलना है ये ब्रह्मा कुमारियां सिखाती है। आपने चलना तो सिखा दिया लेकिन दिशा नहीं दी। आप उस पैसे को कहाँ यूज करना ये दिशा नहीं दी। आपने वो मनोबल की शक्ति या शारीरिक शक्ति कहाँ यूज करनी है वो आपने नहीं बताया। तो तन के साथ साथ आपको मन को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारियां मनोबल बढ़ाती हैं और उस मनोबल को कहाँ यूज करना है वो भी सिखाती हैं। तो मनोबल आपका तभी बढ़ सकता है जब आप उस सुप्रीम पावर के साथ जुड़ते हैं। एक छोटा सा आपसे प्रश्न पूछ के मैं पूरा करती हूँ कि आपके शरीर को आपका मन चलाता है या मन को शरीर चलाता है? बताइए क्या चलाता है? मन को शरीर चला रहा है या शरीर को मन चला रहा है? शरीर को मन चला रहा है। तो आप ज्यादा ध्यान किस पे दे रहे हैं, शरीर पे या मन पे? जो मन पे ध्यान दे रहा है वो हाथ खड़ा करें। जो मन पे ध्यान दे रहे हैं, अगर मन पे ध्यान दे रहे हैं तो मैं कहूंगी कि इनके लिए बहुत तालियां बजनी चाहिए। मन पे, अगर आप मन पे ध्यान दे रहे हैं तो ये शरीर ऐसा होना चाहिए कि ये बीमार ना हो, दवाइयों की जरूरत ना पड़े। हम शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, मन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ड्राइवर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, गाड़ी पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर ड्राइवर परफेक्ट है, मंझा हुआ है, तो टूटी फूटी गाड़ी को भी किनारे लगा देगा। और अगर ड्राइवर अनाड़ी है तो बढ़िया गाड़ी को भी तोड़ फोड़ के वापस आ जाएगा। इसलिए इस शरीर को चलाने वाली जो चेतन शक्ति आत्मा है, जो इस पूरे शरीर को चला रही है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। और आत्मा ही मन को चलाती है। आत्मा की फैकल्टी एक मन है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है कि भैया शरीर, आत्मा की शक्ति से शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। आजकल मेडिकल साइंस कहती है 90% डिजीज जो है वो हमारे मन से लगी हुई है, जिनको साइकोसोमैटिक कहते हैं। आजकल मेडिकल साइंस कहती है कि हार्ट अटैक कोई रोग नहीं है, ब्लड प्रेशर कोई रोग नहीं है, शुगर कोई रोग नहीं है, कैंसर कोई रोग नहीं है, यहां से लगा हुआ है। इस टॉप फ्लोर को ठीक कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारी इस टॉप फ्लोर को ही ठीक करती है, थॉट पैटर्न को ही बदल देती है कि आप पास्ट और फ्यूचर में जीना छोड़ दीजिए, आप प्रेजेंट को अच्छा बना लीजिए। पास्ट जो है वो कैंसल चेक हो चुका है, वो नहीं चलने वाला है। और जो फ्यूचर है वो भी प्रॉमिस में है, लेकिन जो प्रेजेंट है वो हार्ड कैश है, उसको आप खर्च सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो। तो जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, उतना आप अपने आप को सशक्त बना सकते हैं और इस देश को कुछ दे सकते हैं। मुझे ध्यानचंद की बात याद आती है, जो हॉकी खेलते थे। शायद आप लोगों में से किसी ने सुना होगा ध्यानचंद जी की बात। ध्यानचंद जी उस समय हॉकी खेलते थे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पर। तो उनसे, उस समय हिटलर थे यहाँ के, बड़े थे शायद यहाँ के। तो उन्होंने उनको ऑफर दिया कि आप हमारे देश में आ जाइए, हम आपको ऑफिसर बना देंगे। जर्मन में आ जाइए और हम आपको बड़ा ऑफिसर बना देंगे वहां पर। तो आपका देश क्या देता है आपको? ध्यानचंद जी ने बड़े गर्व की बात कही, मैं ये नहीं देखता मेरा देश मुझे क्या दे रहा है, मैं ये देखता हूं मैं देश को क्या दे रहा हूं। जज्बा ये होना चाहिए। ये मत देखिए ये दुनिया, ये पॉलिटिशियन ये मुझे क्या दे रहे हैं, नो, मैं इस देश को क्या दे के जा रही हूँ, मैं इस देश के लिए क्या कर रही हूँ।
ये मैटर करता है। तो इसलिए ये मत सोचिए ब्रह्मा कुमारियां घर तोड़ा देंगी, नहीं तोड़वाती है घर। आप यहाँ आए हैं, आपको सम्मान देंगी। सम्मान एक छोटी सी पहल की है। आगे देखिए वो ईश्वर पिता परमात्मा जो भाई साहब ने कहा सबका मालिक एक है। ये तो शारीरिक के धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। शरीर रूप में नहीं बोला, आत्मा के रूप में बोला। जो सोल पावर यहाँ बैठी है, यूनिक सोर्स ऑफ लाइट, उसने कहा कि हम सब एक पिता की संतान हैं। हम एक ही घर से आए हैं और एक ही घर में वापस जाना है। ये कब्र चढ़ गया, और एक कब्र चढ़ने के बाद जब कोई पेशेंट होता है ना, तो कोई देखता है ये हिंदू है इसका खून नहीं लेना है, ये मुस्लिम है इसका खून नहीं लेना है, ये सिख है इसका खून नहीं लेना, बोलता है कोई? खून का रंग तो एक ही है ना, फीचर्स तो एक ही जैसे हैं ना। हम एक ही घर से आए थे। यही ब्रह्मा कुमारियां बताती हैं कि भाई बहनों एक ही घर में जाना है। अब रिटर्न जर्नी है हम सबकी। थोड़ा कुछ कर लीजिए ताकि इस देश में अच्छे कुछ करने में हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही आप सबसे आशा रखती हूँ कि आप भी मेडिटेशन सीखिए। और यहाँ कितने भाई बहन बैठे हैं जो मेडिटेशन सीख करके जिन्होंने अपने घर को सुख और शांति से भरपूर कर लिया। जिनके बच्चे, कई एग्जाम्पल है हमारी सेंटर के, कि जिनके बच्चे यहाँ आने से टॉपर बन गए। हम घर नहीं छुड़ाते, वो तो अपनी मर्जी है, हम नहीं बोलते। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स बीके सुमन दीदी जी का। अभी इसी श्रृंखला में जिस भी वैसे तो सबने इतना कुछ बता दिया, मेरे बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। भाई साहब हैं, मुल्तानी साहब, सोनम बहन है, इतना कुछ बताया है। लेकिन छोटा सा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करता हूँ आपसे। मेरी तैनाती थी शायचिन ग्लेशियर में 1986 में। तो जैसे हाँ, जैसे मुल्तानी भाई साहब ने बताया कि वहाँ चलने में आपको बहुत टाइम लगता है, थोड़ी देर चलो। तो मैं उस समय रहता, हमारे जो इतनी स्नो हुआ करती थी यहाँ जहाँ हमारे जो है बूट घुस जाते थे। और हाँ, एक स्टेप लेने में कितना टाइम लग जाता था। एक स्टेप लेने में इतना इतना टाइम लग जाता था। मैं ख्याल 100 मीटर चलने में कई कई बार तो आधा आधा दिन खत्म हो जाता था। ये स्पीड हुआ करती थी शायचिन ग्लेशियर में। तो बाकी सब ठीक ठाक निकला। जैसे सब ने बताया कि हम दुनिया को क्या दे के जा रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दुनिया से लेके क्या जा रहे हैं। तो हमारी सब लोगों की यही कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते हैं इस सृष्टि के लिए वो करके दिखाएं और अपना जो जीवन है उसको सफल बनाएं। ओम शांति। हमारे भाई बहनों को इतनी खुशी है हमारे भाइयों का सम्मान करने में कि हमारे रामदेव भाई जी यूपी से आए हैं अभी, लखनऊ से भाई साहब, लखनऊ से 3 दिन पहले। तो इनका बगीचा है वहाँ पर आम का, तो ये गाड़ी में आम भर के लाए। तो मैंने कहा एक एक आम भी सबको देंगे हम। तो इतनी खुशी है कि देखो जो भी भगवान के घर में आता है, जो भी भगवान को देता है वो सबके पास जाए। तो इतनी खुशी है दीदी, मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसलिए आप सबको, जितने भी यहाँ सभी बैठे, सबको मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा और साथ में प्रसाद भी मिलेगा और आम भी मिलेगा। बाकी जो कल से बच्चों का प्रोग्राम है वो 10 बजे ही होगा। सिर्फ आज इनॉग्रेशन था, वो 10:30 रखा था। कल से कितने बजे होगा? तो आपको 5 मिनट पहले आके अपनी अपनी अटेंडेंस लगवानी है। आपकी जो सारे कोऑर्डिनेट करेगी प्रोग्राम को, रीना दीदी हैं,
उन्हीं से ही आपको जो भी पूछना है, करना है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको करना है, रीना दीदी से ही आप बात करेंगे। तो वो पूरे प्रोग्राम को 7 दिन का जो प्रोग्राम है वो रीना दीदी ही कोऑर्डिनेट करेंगे। तो पूरे 10 बजने से 5 मिनट पहले आपको आना है, बिल्कुल शांति से बैठना है, ठीक है? ओम शांति। तो अभी हमारे जगपाल भाई साहब आदरणीय जो भी हमारे स्टेज पे बैठे हैं सम्माननीय, उनको ऑनर करेंगे और जिनको भी ऑनर करेंगे वो अभी जाएंगे नहीं। हम एक यादगार फोटो रखना चाहते हैं आपका। बाकी तो बाद में फिर आप आए हैं, आप औरों को लाएंगे, बताएंगे कि वहाँ सम्मान कैसे हुआ, तो हम फिर ये प्रोग्राम रख सकते हैं। अभी तो फिलहाल इतना ही। तो जाएंगे नहीं, जिनका सम्मान होगा वो अपनी चेयर पे बैठेंगे और फिर एक ग्रुप फोटो हम सभी लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम जो है अपने सभी वेटरन जो साथी हैं सबको सम्मानित करेंगे स्टेज पे। तो एक एक करके मैं जैसे नाम बोलूँगा सभी स्टेज पे आएंगे। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूँगा हमारे कर्नल बलबीर सिंह संधू जो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें जो हैं उनको सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल जगतार सिंह मुल्तानी साहब। नेक्स्ट मैं अनुरोध करूंगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट भगत राम मल्होत्रा साहब, प्लीज स्टेज पर आए। आदरणीय दीदी सुमन जी, आए हुए सभी सज्जनों का आज के दिन बहुत बहुत हार्दिक स्वागत दे रहे हैं। सभी ने आर्मी को तो बोला, कम से डिफेंस तो बोल देते। एयरफोर्स भी थी 1971 में, आपने देखा होगा कैसे एयरफोर्स ने काम किया था। आई वॉज देयर ऑन दैट व्हेन हंटर अटैक्ड कौन से बा, और वी हैव won the war that time. Otherwise, Pakistan was going to be captured fully Rajasthan that time. That you must be knowing. Border picture अगर देखा होगा आपने तो। We are also one of the points. We say defense services. We always say respect to the defense, whether army, air force, or navy.
And we should enjoy. My friend, today I just feel it, my Tarsems Lal Kalia, he was very well associated with this one. वो इतना एसोसिएट था कि मुझे खींच के ले आता था यहाँ पे। आज भी उसको मैं याद करता हूँ, शायद आप तो कभी भूलेंगे नहीं होंगे, जो भी ओम शांति के साथ हैं। He was a really great person. I say two words to him. He is flight lieutenant, also retired from the Indian Air Force. One of the most nice person I have ever seen in my life. More of things I am not going to put any. I put up 37 years of services. I joined 1965, retired 2002. Enjoyed Air Force life. I say, hail to the Air Force. Hail to the defense. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा याद हमें भूलना नहीं कभी है तो। नेक्स्ट है ऑनरी कैप्टन देव सिंह फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट। प्लीज स्टेज पर आए सर। नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगा सूबेदार मेजर एंड ऑनरी लेफ्टिनेंट आर.पी. शर्मा साहब। सभी तालियों के साथ इनका स्वागत करते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे सेनानी है जिन्होंने ताउम्र अपनी सेवाएं, अपना टाइम जो है सीमाओं की रक्षा के लिए दिया है। देश में रहकर भी और देश की सीमाओं पे भी उन्होंने अपना कार्य किया है। नेक्स्ट और ये बहुत सम्माननीय योग्य हैं सारे। नेक्स्ट है सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट अनिल प्रकाश दुबे। देश में सेवा करने वाले तो बहुत हैं, कोई पैसे के लिए काम करता है, कोई मान सम्मान के लिए काम करता है, लेकिन ये हमारी भारत की जो ये तीनों सेनाएं हैं, जल थल वायु, ये इनका जो कार्य है ये बाकी सर्विस से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये अपने परिवारों से दूर रहकर, बाकी जो जितने भी सर्विसेज हैं अपने परिवारों के साथ रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसे हैं जहाँ पे ये सीमाओं पे बैठ के अपने परिवारों से दूर रहकर उन हमारी और अपन की हम शांति से यहाँ पे जी सके, रह सके, ये अपना टाइम जो है वहाँ पे दे रहे होते हैं। तो इनका कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करते रहेंगे। नेक्स्ट है ऑनरी सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह।
जोरदार तालियां बजाएंगे। नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगा सूबेदार मेजर जसवीर सिंह राणा। भाई जी अपना कोई एक्सपीरियंस, कोई कुछ भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, जो सबके लिए मोटिवेशन का भी काम करे। ओम शांति। वंदे मातरम। I am the most blessed person of the universe, as I am a soldier as well as a teacher. I am still teaching and I am retired from Army Educational Corps। और डिफेंस में 3 जनरेशन, एक मेरे से ऊपर एक मेरे से नीचे। मेरे फादर थे, वो भी आर्मी से रिटायर थे। मेरी बेटी स्क्वाड्रन लीडर है, एयरफोर्स में है। और यहाँ पे 2 मिनट लूँगा मैं आपके। दीदियाँ तो आपको शिक्षित करते ही हैं, और जो हमारे वेटरन्स हैं, 2 तो आपके सामने बैठे हैं। एक एयरफोर्स के साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने बताया, और भी देख रहे हैं। उनको तो देख करके ही आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इतनी एजिलिटी, इतना फिजिकल फिटनेस, इतनी एज उनकी है, उनके तो साक्षात उनके दर्शन करके ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए अपने बच्चों को प्रेरित करिए। आर्मी एक वे ऑफ लाइफ है। डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो भी हमारी मिलिट्री सेवाएं हैं, उनमें जा कर के एक अलग लेवल पे ही पहुंच जाता है इंसान। तो आपने अपने बच्चों को सही नागरिक बनाना है, मजबूत तन और मन से मजबूत बनाना है, तो फौज का लिए उनको प्रेरित करें। मैं एक टीचर हूँ, इसलिए आपको छोटी सी एक राइम सुनाना चाहता हूँ। सभी बात करते रहते हैं, दीदियाँ यहाँ बताते रहते हैं हमें, संस्कार की बात है, संस्कार होना चाहिए। संस्कार जो है बहुत आजकल बड़ा क्राइसिस चल रहा है, बच्चे भटक जाते हैं। मैं स्कूल में मैंने बताया था कि संस्कार क्या होता है, कहाँ रहता है संस्कार, उसको बड़े एक छोटी सी राइम के बीच में मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ। तो मैंने बच्चों को बताया सिंपल वे में, भाई संस्कार कहाँ रहता है? संस्कार रहता है जहाँ माँ बाप बताते हैं वहाँ रहता है, जिस रास्ते पे बताते दादा दादी बताते हैं वहाँ रहता है, शिक्षक आपको बताते हैं संस्कार वहाँ मिलेगा। तो 2-3 लाइनें हैं, बस एक राइम है, जैसे नर्सरी की राइम होती छोटी। संस्कार क्या रहता है? संस्कार यहाँ पे बोलता है, आई रिजाइड ऑन द वे, आई रिजाइड ऑन द वे, व्हाट माय मम्मा से। आई रिजाइड ऑन द वे, आई रिजाइड ऑन द वे, व्हाट माय पापा से। I reside on the way, I reside on the ways, what my grandma says. I reside on the ways, I reside on the ways, what my grandpa says. What I reside on the ways, I reside on the ways, what my teacher says. Thank you. नेक्स्ट है ऑनरी सूबेदार मेजर नेतराम साहब। नेतराम साहब का बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करेंगे। और नेक्स्ट है मास्टर वारंट ऑफिसर फतेह सिंह वर्मा। नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगा मास्टर वारंट ऑफिसर रमेश कुमार।
अगले हमारे वेटरन्स हैं जिनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा, इंस्पेक्टर हमारे फतेह सिंह भाई जी अपने सर्विस के दौरान का कोई एक एक्सपीरियंस सुनाना चाहते हैं, जरा 2 मिनट में भाई जी पूरा करेंगे। ओम शांति। मैं एयरफोर्स में ज्वाइनिंग का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसे मतलब हम गांव के रहने वाले थे, पढ़ाई की, मैट्रिक की। और नेक्स्ट है हमारे इंस्पेक्टर राजेंद्र यादव आईटीबीपी से। मैं बोलूँ या बंद कर दूँ? आप सब अब बोलते हैं। उनको invite- नहीं, दोनों तरफ से नहीं ना चलेगा। तो हमने मतलब ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का डिप्लोमा किया। उसके बाद ऐसे ही मतलब गांव के उधर से आ रहे थे हम, छापर पेपर मिल में हमें 3 लोगों को जॉब देने का उन्होंने किया था। तो मैं अम्बाला कैंट आ रहा था, तो मेरे भाई रहते थे उधर। मैं ये बता रहा हूँ कि एयरफोर्स में जाने का कैसे चांस मिला, हमें पता ही नहीं होता था एयरफोर्स होती क्या है, गांव में तो रहते थे। तो वहाँ से गए हम, अम्बाला उतरे, मेरे भाई साहब रहते थे, उनके पास गए, उनके इर्द गिर्द एयरफोर्स वाले रहते थे। उन्होंने बताया कि कल एयरफोर्स की टेक्निकल सिलेक्शन है इधर। तो मैं अपना उधर से अपने फादर साहब का पुराना साइकिल लेके उनके पास से सर्टिफिकेट से लेके चला गया। उधर 400-500 बच्चे थे। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले यही बुलाया भाई, मैट्रिक विद साइंस मैथ प्लस ITI कम फॉरवर्ड। तो उससे सबसे पहले हमें 25-30 बच्चे पहुँचे 400-500 में से। फिर हमारी सिलेक्शन 4-5 दिन टेस्ट चले, उठ के काफ़ी टेस्ट चलते थे। फिर हमें फर्स्ट ग्रुप एयरफोर्स टेक्निकल में सिलेक्शन हो गई। वो कितना पापा का मतलब ये है, मतलब कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके। अभी दीदी मुझे बोल रही थी कि नेक्स्ट अनाउंस करो, तो मैं दीदी को बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ना ले लें कहीं। नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगा JWO हरीश दत्ता, इंडियन एयरफोर्स। दत्ता जी आए नहीं। नेक्स्ट है CHM बलबीर सिंह, CHM बलबीर सिंह। नेक्स्ट है सार्जेंट आलोक बेंजवाल, इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा सार्जेंट अर्जुन सिंह, इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा नायक बलराज सिंह जटा, सिग्नल कोर से हैं, आर्मी से। नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा नायक सुरेंद्र सिंह पटवाल, आर्मी से। सुरेंद्र सिंह पटवाल।
मैं अनुरोध करूँगा अगर कोई हमारे वेटरन्स कोई और बचे हैं तो स्टेज पे आ सकते हैं। कोई है तो हमारे जो वेटरन्स भाई कोई भी जो है। बहुत कई सालों से यहाँ इस सेंटर में सेवाएं दे रहे हैं और आज इन्होंने ये कोऑर्डिनेट भी किया, तो इनका करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। और अब मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई आए हैं, डिफेंस पर्सन्स आए हैं, उनके साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए।